नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार और रहस्यमयी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा दिलचस्प मामला जहां एक उलझा हुआ संपत्ति का विवाद किसी अदालत या कागजात से नहीं, बल्कि तर्क, पुरानी यादों और भावनाओं की सच्चाई से सुलझाया जाता है। ये वाकई एक ऐसा रहस्य है जो दिखाता है कि जब इंसान के बनाए कानून हाथ खड़े कर देते हैं, तब इंसानियत और यादें कैसे अपना न्याय करती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जरा सोचने वाली बात है कि अगर किसी पुश्तैनी हवेली, मान लेते हैं मुखर्जी भवन, के सारे कानूनी कागजात अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएं, तो बिना किसी दस्तावेज के कोई अपना मालिकाना हक कैसे साबित करेगा? यही वो पहेली है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, मुखर्जी भवन का विवाद। इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। कहानी कुछ यूं है कि सालों पहले अभय मुखर्जी के जिद्दी स्वभाव से परेशान होकर उनकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। अब आते हैं वर्तमान में। वो बेटा, जिसका नाम बनी मुखर्जी है, एक व्यापारी का भेष बदलकर अपने ही पुश्तैनी घर में रहने के लिए आता है। वो वहां पहले से रह रहे व्यक्ति राजू से कमरा किराए पर मांगता है। लेकिन बहुत जल्द ही ये नाटक एक गंभीर विवाद में बदल जाता है, जब दोनों के बीच घर के मालिकाना हक को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि घर के सारे कानूनी कागजात ही गायब हो चुके हैं। मतलब केस शुरू होने से पहले ही सबसे अहम सबूत गायब। अब यहाँ असली टकराव दो बिल्कुल अलग दावों के बीच है। एक तरफ राजू है, जो सालों से इस घर में रह रहा है और उसका दावा है कि अभय मुखर्जी ने मरने से पहले एक वकील के जरिए ये घर उसके नाम कर दिया था। और दूसरी तरफ है बनी, जो खून का वारिस है, अभय मुखर्जी का अपना सगा बेटा। ये भौतिक कब्जे और जन्मसिद्ध अधिकार के बीच की एक बिल्कुल क्लासिक लड़ाई है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अध्याय 2, बिना कागज की सुनवाई। अब देखिए, ये स्थिति सच में घबराहट पैदा करने वाली है। जिस वकील के बारे में राजू बात कर रहा था, उसकी मौत हो चुकी है, और जो कागजात राजू ने छिपा कर रखे थे, वो भी कहीं खो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी सामान्य अदालत में इस केस को लड़ना अब पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और ऐसे में एंट्री होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प शख्सियत की, इस अनोखी अदालत की अनोखी जज। लोग इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव की एक बुजुर्ग, दृष्टिहीन दादी के पास जाते हैं। वो चेहरे नहीं देख सकती, कोई कानूनी कागज नहीं पढ़ सकती, लेकिन उनके पास पूरे गांव के इतिहास का इतना गहरा ज्ञान है कि क्या कहने। वो तय करती हैं कि असली वारिस का चुनाव कागजों से नहीं, बल्कि घर से जुड़ी यादों से किया जाएगा, और एक पहेली परीक्षण का प्रस्ताव रखती हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3, भौतिक साक्ष्यों की जांच। दादी ने असली वारिस को पहचानने के लिए ये 3 चरणों वाला बहुत ही शानदार रोड मैप तैयार किया। पहला, मृत्यु के समय गाड़ी गई कील को खोजना। दूसरा, वास्तु दोष वाले सांप की जगह बताना। और तीसरा, घर की मालकिन की सबसे प्रिय चीज का नाम बताना। ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव गेम की तरह है, जहां हर सही जवाब असली वारिस के एक कदम और करीब ले जाएगा। परीक्षण शुरू होता है पहली पहेली के साथ। दादी पूछती हैं कि अभय मुखर्जी की मृत्यु के समय नियम के अनुसार मुखर्जी भवन में जो एक कील गाड़ी गई थी, वो कहाँ है? ये सवाल सिर्फ घर के चप्पे चप्पे को जानने वाला ही बता सकता है। तो भौतिक ज्ञान की इस परीक्षा में आखिर कौन जीतेगा? और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक राजू उस कील को बिल्कुल सही जगह पर ढूंढ निकालता है। चूंकि वो सालों से उस घर में रह रहा है, उसे घर के कोने कोने की जानकारी है। इस पहले राउंड को जीतकर राजू बढ़त बना लेता है, और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि भौतिक कब्जा ही जीत की कुंजी है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दादी अपनी दूसरी और भी ज्यादा रहस्यमयी पहेली सामने रखती हैं। वो पूछती हैं कि उस संपत्ति पर बहुत पुराना वास्तु दोष का एक सांप कहाँ रहता है। अब ये सवाल सिर्फ घर की दीवारों को जानने का नहीं है, बल्कि पीढ़ियों पुराने रहस्य को जानने के बारे में है। और यहाँ बाजी एकदम पलट जाती है। बनी इसका सही जवाब देता है। वो बताता है कि सांप उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के नीचे रहता है, और यही कारण है कि उस पेड़ को कभी काटा नहीं गया। ये जवाब साबित करता है कि बनी सिर्फ घर का ढांचा नहीं जानता, बल्कि वो उस घर के ऐतिहासिक परिदृश्य और उसके पीछे की कहानियों को भी समझता है। यहाँ आकर स्कोर एकदम बराबरी का हो जाता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, अंतिम भावनात्मक सुराग।
दादी अपना फाइनल मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं। वो पूछती हैं कि इस घर की मालकिन का शौक क्या था और जब वो ये घर छोड़कर गई थी तो अपने साथ कौन सी एक खास चीज लेकर गई थी। ये वो परीक्षा है जो घर की ईंट पत्थरों से हटकर सीधे परिवार की भावनात्मक विरासत पर वार करती है। इस अंतिम पहेली के जवाब को समझने से पहले एक बहुत ही प्यारी सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख करना जरूरी है, अन्नप्राशन। ये वो रस्म है जब एक शिशु को जीवन में पहली बार दूध के अलावा कुछ ठोस आहार या अन्न खिलाया जाता है। किसी भी माँ और बच्चे के लिए ये बेहद खास और इमोशनल पल होता है। और तब बनी इस पहेली का बहुत ही भावुक कर देने वाला जवाब देता है। वो बताता है कि उसकी माँ को कढ़ाई बुनाई का शौक था और जाते वक्त वो अपने साथ सिर्फ एक चीज ले गई थी, अपने बेटे के अन्नप्राशन के समय बनाया गया एक कढ़ाई वाला आसन जिसके बीच में एक फूल बना हुआ था। और सबसे कमाल की बात, बनी सिर्फ जवाब ही नहीं देता बल्कि वो असली आसन उसी वक्त सबके सामने पेश कर देता है। भावनात्मक यादों ने इस सुनवाई का सबसे बड़ा भौतिक साक्ष्य पेश कर दिया था। अंत में आइए देखते हैं अध्याय 5, अंतिम दयालु फैसला। यहाँ दादी ने एक ऐसी बात कही जो सच में दिल छू लेने वाली है। असली या नकली हर वक्त सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता। आंखें भी धोखा दे सकते हैं, इसे मन की आंखों से देखना पड़ता है। कागजात जाली हो सकते हैं, रूप बदले जा सकते हैं, लेकिन जो चीजें गहरी भावनाओं से जुड़ी हैं उनकी सच्चाई भौतिक आंखों से हमेशा परे होती है। दादी उस आसन को अपने हाथों में लेती हैं, अपनी उंगलियों से उस पुरानी कढ़ाई को महसूस करती हैं। वो अपने स्पर्श और पुरानी यादों के जरिए तुरंत पहचान लेती हैं कि ये वही आसन है जो सालों पहले उस घर की मालकिन ने बनाया था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है कि कैसे एक दृष्टिहीन महिला ने एक संपत्ति विवाद को केवल अपने स्पर्श और यादों के सहारे सुलझा दिया। और इस तरह ये दिलचस्प मामला अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। दादी आधिकारिक तौर पर बनी को घर का असली वारिस घोषित करती हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि बनी राजू को कोई सजा नहीं देता, बल्कि बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके झूठ को माफ कर देता है। वो राजू को उसी घर में एक स्थायी केयरटेकर के रूप में रहने की अनुमति दे देता है। एक विवाद जो इतनी कड़वाहट से शुरू हुआ था, वो क्षमा और समझदारी के साथ समाप्त होता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। कानूनी कागजात तो खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं या जल सकते हैं, लेकिन जो सच्ची विरासत होती है ना, वो हमारी यादों में, हमारे दिल में और हमारी जड़ों में बसती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसानों को उनकी जड़ों से सबसे गहराई से जोड़े रखती है। क्या वो महज कुछ निर्जीव कागज हैं या वो धड़कती हुई यादें और संस्कार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफ़र करते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।